अब देखो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हमने सबसे पहले प्रॉब्लम जो पढ़ी थी कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है कितने प्रॉब्लम्स अराइज होती है पता है? हर बार जैसे नया टॉपिक आता है मैं आपको फिर से वो प्रॉब्लम्स बताता हूँ, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं रखते हो। कितनी प्रॉब्लम्स आती थी जब भी नया पार्टनर आता है? सबसे पहली प्रॉब्लम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा सारे पार्टनर्स का। सेकंड प्रॉब्लम, कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो इसकी अभी हमने कैलकुलेशन करी। थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास आई कि गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना है ना। गुडविल जब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल लाएगा, तो किस तरीके से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। लास्ट टॉपिक हमारा ये था। अब फोर्थ टॉपिक हमारे पास जो आता है वो क्या है? वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब पहले तो ये पॉइंट है क्या, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा वो पता है दो चीजें लेके आता है, दो आइटम वो लेके आता है। क्या क्या? एक लाता है वो कैपिटल। क्या लाता है? कैपिटल, ताकि उसे बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज में शेयर मिल सके। और दूसरी चीज वो लाता है गुडविल, ताकि उसको बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर मिल सके। गुडविल लाने का अपन ने ट्रीटमेंट देख लिया। अब बात आती है कि सर कोई नया पार्टनर आएगा तो कितना अमाउंट कैपिटल का लाएगा, वो कौन डिसाइड करता है? ऐसा थोड़ी है कि हम हवा में बात कर रहे हैं, ए और बी पार्टनर है, सी आया कि भाई मुझे अपना पार्टनर बना लो, हमने बेटे बोटे बोल दिया ठीक है पार्टनर बन जा, 5 लाख ले आना। 5 लाख किसके बेस पे लाएगा, समझ रहे हो? तो जो भी हम अमाउंट बताएंगे, ए और बी का हमने कहा ये रेशियो था, इनकी कुछ कैपिटल थी, इनके पास में कुछ एसेट्स होती हैं, कुछ लायबिलिटीज होती हैं, ये फर्म चला रहे हैं पूरे। अब जैसे ही नया पार्टनर सी आता है वो कहता है मुझे आपका पार्टनर बनना है, बताओ मैं कितना अमाउंट लेके आऊं। तो इसकी जो कैपिटल डिसाइड होती है वो कैपिटल किसके बेस पे डिसाइड होती है? इस फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी, समझ गए? सपोज कीजिए इस फर्म की जो एसेट्स है वो 50 लाख रुपीज है और इस फर्म के पास लायबिलिटीज 20 लाख रुपीज है, तो इसकी जो नेट एसेट्स आएगी वो पता है कितनी आएगी? 30 लाख रुपीज। सर एसेट्स लायबिलिटी तो इक्वल होती है बेटा, ये लायबिलिटीज कौन सी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी बाहर के जो लोग हमसे पैसा मांगते हैं। तो हमने कहा हमारे पूरे फर्म की जो नेट एसेट्स है वो कितनी आई? 30 लाख। अब मैंने कहा सी जो है वो बताओ 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, तो वो इसमें अपना 1/3 शेयर के लिए कैपिटल आएगा। बताओ कितने कैपिटल आएगा? 10 लाख रुपीज। तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये उसके एसेट्स और लायबिलिटीज के बेस पे डिसाइड होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पुरानी जो फर्म है, ए और बी जो फर्म है, इन्होंने अपने पास एक बैलेंस शीट बना रखी है। इस बैलेंस शीट में इन्होंने कई एसेट्स लिखी है, कई लायबिलिटीज लिखी है, लेकिन हम जो हमारी बैलेंस शीट बनाते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे बनाते हैं। पता है हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? हमने जिस कॉस्ट पे उसको खरीदा था, सपोज कीजिए अगर मैं प्लांट एंड मशीन की बात करूं या फिक्स एसेट्स की बात करूं, तो फिक्स एसेट्स मैंने 10 लाख में अगर खरीदी तो आज तक मैं उसको अपने बुक्स में कैसे शो करूंगा पता है? फिक्स एसेट्स, उसमें से सिर्फ माइनस करूंगा डेप्रीशिएशन, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने कोई एक एसेट्स 20 लाख रुपीज में परचेज की और उस एसेट्स पर 10% हर साल डेप्शन लगा रहा हूँ। पहले साल में इसका 10% 2 लाख रुपीज डेप्रीशिएशन लगा दूंगा, बाहर वैल्यू आ जाएगी 18 लाख। लेकिन जब आप मार्केट में इस फिक्स एसेट्स को बेचने जाओगे तो जरूरी नहीं है 18 लाख मिल जाए, जरूरी है क्या? ये वैल्यू अप डाउन हो सकती है। ये जो वैल्यू आती है ये होती है हमारी बुक वैल्यू, बुक्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है। फिर जब मैं मार्केट में इसको कंपेयर करने जाता हूं तो पता चलता है इसकी आज की एसेट्स की वैल्यू सिर्फ 17 लाख की है, जबकि मैं मेरे बुक्स को कितने में शो कर रहा हूं? बुक्स में 18 लाख पे। आ रहा है समझ में? तो ये होती है हमारी क्या? बुक वैल्यू। इससे जब मार्केट से कंपेयर किया जाता है तो मार्केट में यही एसेट्स कितने में बिक रही है? 17 लाख रुपीज में। अब मैं मेरी बुक में हर साल थोड़ी मार्केट वैल्यू से कंपेयर करता हूं, मैं कह रहा हूं मार्केट वैल्यू छोड़ो, हम हर साल बैलेंस शीट बनाते रहते हैं इसी तरीके से। अगला साल आएगा फिर 18 लाख में से 10% एब्सेंट 2 लाख माइनस कर दूंगा, वैल्यू आ जाएगी 16 लाख, समझ रहे हो? तो यही हिसाब चलता रहता है। अब नया पार्टनर जो आता है वो आके बोलता है कि भाई मैं जो अपना शेयर लाऊंगा वो एसेट्स और लायबिलिटीज के बेस पे लाता हूं, और आपकी बुक में जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो तो ओल्ड वैल्यू पर आ रही है, मार्केट वैल्यू से आप कंपेयर तो करते ही नहीं हो। तो अब एक काम करो, सबसे पहले तो आपके पास जितनी भी एसेट्स और जितने भी लायबिलिटीज है इन सबको आप अपने मार्केट वैल्यू से क्या करो? कंपेयर करो। और फिर अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे आपकी वैल्यू 18 आ रही है, मार्केट में 19 लाख में बिक रही है, तो आप 19 लाख कर दो, कहां दिक्कत, ठीक है। तो वैल्यू अगर बढ़ रही है तो बढ़ा दो, वैल्यू कम हो रही तो कम कर दो, लायबिलिटीज बढ़ रही है तो बढ़ाओ, लायबिलिटीज कम होगी तो कम करो। ये सब करने के बाद वापस एक नई बैलेंस शीट बनाओ
और फिर मुझे बताओ मेरा शेयर कितना आएगा। आ रहा है समझ में? यानी इसलिए अपन क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। किस चीज का? एसेट्स और लायबिलिटीज का। अब रीवैल्यूएशन करना बहुत ईजी है। पहले रीवैल्यूएशन के पर अगर जनरल एंट्री देखें, रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ 4 ही चीजें होती है, ध्यान रखना रीवैल्यूएशन में। फर्स्ट, या तो हमारी एसेट्स जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ रही होगी। बुक्स में आ रही है 1 लाख, मार्केट में 1,20,000 है, तो हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी अपने को भी, मार्केट वैल्यू पे लाना ना। तो या तो एसेट्स बढ़ेगी या एसेट्स क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। एसेट्स डिक्रीज होगी। अब एसेट्स बढ़ने पर क्या एंट्री करते हैं अपन, एसेट जब भी बढ़ती है तो एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, और ये किस अकाउंट के थ्रू करेंगे, हम एक अकाउंट बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अपन रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। 2 में लिख दूंगा 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ गए? बताओ अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो एसेट्स को क्रेडिट कर दो, तो एसेट्स अब 2 में आ जाएगी, 2 एसेट्स, डेबिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, या हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, या हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, लायबिलिटी क्रेडिट होगी, यानी 2 में लिखूंगा 2 लायबिलिटी, 2 लायबिलिटी अकाउंट, और डेबिट क्या हो जाएगा पता है, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटीज पर डेबिट कर दो, क्या एंट्री होनी चाहिए, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गई जनरल एंट्रीज। अब इनके रीवैल्यूएशन पर पता है, या तो फर्म को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बताओ प्रॉफिट कब होता है, एसेट्स बढ़ने पर प्रॉफिट होता है, एसेट्स कम होने पर लॉस होता है, लायबिलिटी बढ़ने पर लॉस होता है, लायबिलिटी के कम होने पर प्रॉफिट होता है। हम ये सारी एंट्रीज करके आपस में फिर लास्ट में फाइनली देखेंगे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उस प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओल्ड पार्टनर्स की थी, रीवैल्यूएशन से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उनको दे देना है, लॉस हो रहा है तो भी वो बियर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन बनाएंगे क्या, रीवैल्यूएशन का अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन का जब आप अकाउंट बनाओगे तो याद रखना है, रीवैल्यूएशन के अकाउंट में एसेट्स बढ़ने पर कहां लिखा जाएगा पता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, बाई साइड में, क्रेडिट में। फिर जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा एसेट्स के कम होने पर कहां लिखूंगा, टू साइड में, 2 में आएगा 2 एसेट्स, भाई रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है ना, एसेट्स बढ़ने पर रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है बाई में, एसेट्स कम होने पर रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, लायबिलिटीज के बढ़ने पर रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, लायबिलिटीज के कम होने पर रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास बहुत है, मैं इसको कैसे याद रखता हूं, मैं से याद रखता हूं, एसेट्स बढ़ी बाई में, बाई एसेट्स, कम हुई 2 में, ठीक है। और एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जिधर एसेट्स बढ़ रही है उधर लायबिलिटीज कम होगी, जिधर लायबिलिटीज कम हो रही है उधर एसेट्स बढ़ेगी। यानी सिंपल सी चीज है, एक बार ये एंट्रीज करो फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनवा देता हूं डायरेक्टली। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42, जनरल एंट्रीज करनी। जनरल एंट्री अभी हमने देखी थी, एसेट्स बढ़ेगी तो क्या एंट्री होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट्स कम होगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ठीक है। 42 है, पास एंट्रीज इन द फर्म्स जनरल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। अ मशीन कैन बी मे बी रिड्यूस बाय 16,000। क्वेश्चन नंबर 42, जनरल एंट्रीज अब आप बताएंगे, ठीक है, आपसे पूछूंगा मैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है मशीन बी रिड्यूस बाय, रिड्यूस एसेट्स कम हो रही है, क्या करेंगे, 2 में लिखेंगे, ठीक है। और एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएट बाय, तो 2 एंट्रीज होंगी ना यहाँ पर, एक तो एसेट्स कम हो रही है, एक एसेट्स इंक्रीज हो रही है। तो पहले एसेट्स डिक्रीज होने पर, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट,
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग मशीन रिड्यूस, बीइंग मशीन रिड्यूस। कितने से कम करनी है? 16,000। अच्छा, मैंने आपको एक और बताया था कि बाई और टू में फर्क होता है। रिड्यूस बाय और रिड्यूस टू का मतलब क्या होता है? रिड्यूस बाई मतलब इतना ही कम करना है, लेकिन रिड्यूस टू मतलब है यहां तक कम करना है। तो फिर अपन को देखना पड़ेगा कितनी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इसमें ज्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। नेक्स्ट कह रहा है बिल्डिंग को एप्रिशिएट इंक्रीज करना है। तो बिल्डिंग इंक्रीज करने पर क्या एंट्री होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका कोई नहीं उसका रीवैल्यूएशन। अमाउंट आएगा 40,000। तो चल रहा है महेंद्र, देखो तो पहले क्या हो गया था इसको। बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएट, एप्रिशिएट बोल दो या इंक्रीज बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट की दो एंट्रीज को फर्स्ट पॉइंट करके ए और बी ऐसे लिख देना, ए और बी। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट कह रहा है प्रोविजन। देखो एनी टाइप ऑफ प्रोविजन जो होता है ना वो हमेशा लाइबिलिटी होती है, ध्यान रखो। किसी भी तरीके का प्रोविजन हमेशा क्या होती है? लाइबिलिटी। तो अब ये कह रहा है कि प्रोविजन जो है फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द डेटर अमाउंटिंग टू ₹80,000। 80,000 के हमारे डेटर्स हैं, जिसका 5% अपने को क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। बना सकते हो। प्रोविजन क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ रही है, कहाँ आएगा? टू में। तो क्या एंट्री हो जाएगी? टू प्रोविजन फॉर, टू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट। और डेबिट क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट। बीइंग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीबीडीटी, पीबीडीटी क्रिएटेड। कितना बनेगा? 80,000 के डेटर्स हैं जिनका 5%, 4,000। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कह रहा है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम टू बी इंक्रीज बाय। अगेन प्रोविजन है, प्रोविजन यानी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। क्या एंट्री हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, वारंटी क्लेम 12,000। नरेशन लिख देना अब इसका। फोर्थ एंट्री, फोर्थ कह रहा है कि फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 50,000 इज टू बी रिड्यूस बाय, रिड्यूस बाय कितना? 40%। तो कितना रिड्यूस करना है? 40% ही करना है। तो क्या एंट्री होगी एसेट्स कम होने पर? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। और अब देखो टू और बाय वाला पॉइंट आ गया। यहां तो कितना डिक्रीज होगा? 40%। किसका 40%? 50,000 का। 50,000 का 40% कितना होता है? 20,000, 20,000, ठीक है। बट नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? कि फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस टू 40%। इसका क्या मतलब हुआ? 20,000 तक ही अपने को उसको कम करना है। इसका मतलब नो, गलत बोल दिया आप, यही मैं आपको कह रहा हूं। कितना डिक्रीज हुआ? तो जितना कम होता है वही तो लिखते हैं मैडम। रीवैल्यूएशन में चेंज आते हैं। कितना कम हुआ? यहाँ 16,000, वही लिखा। यहाँ कितना कम हुआ? 40,000, तो वो लिखा। तो यहाँ कितना कम हो रहा है? 20,000, तो ये लिखेंगे। समझ रहे हो? रीवैल्यूएशन में चेंज आता है, कितना कम हुआ और कितना बढ़ा वो लिखा जाता है। अब अगले वाले पॉइंट में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नई वाली जो वैल्यू है ना उसको 40% तक कम कर दो।
40% तक कम करने का मतलब है 50,000 का 40% 20,000 होता है। कह रहा 20,000 तक कम करो, यानी कितना कम होगा पता है? 30,000, 30,000 कम होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? ये सेम एंट्री है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू जब भी बोले ना हमें कंपेयर करना है, हमेशा ध्यान रखना 2 और 1 देखना पहले कितना था कितना हो गया। बाई जब भी बोले कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसका कैलकुलेट करके लिख दो, वो इतना ही चेंज बताता है। टू फर्नीचर अकाउंट 50,000 है ऑलरेडी, माइनस इसको 50,000 के 40% तक ही रखना है। 50,000 है, यहां तक रखना है, तो बाकी वाली वैल्यू कम कर दो। कितनी कम हो जाएगी? 30,000।